Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and welcome to the new session to all of you जो कि है आपका CSIR NET और जो आपका सब्जेक्ट है that is Life Sciences. My name is Nikita Soni. I'm gonna discuss with you the previous year questions of the exam, that is your obviously CSIR NET, and the subject and the module is your Life Sciences. लाइफ साइंसेस के अंदर हम देखेंगे कि आपके जो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर आए हैं एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम ऑल. ठीक है, तो ये आपके डेफिनेटली जो है जितने क्वेश्चंस आज हमसे सॉल्व हो पाएंगे, हम आज एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट एज यू ऑल नो कि CSIR नेट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर भी डायरेक्ट होते हैं, यानी कि उसके अंदर आपके जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन दी लाइक योर डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल सिंपल चलते हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर डेफिनेशंस आती हैं और एक हल्का सा आपका एक फैक्टर जिसकी वजह से वो दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाती है. लाइफ साइंसेज इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जहां पर जिसके अंदर आपके मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादातर लाइफ साइंसेज को फॉलो करते हैं. लाइफ साइंसेज के अंदर आपका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपकी साइट पे दिया गया है, यानी कि आपके जो भी कमीशन कंडक्ट करवाती है वो आपकी कमीशन ने उसके ऊपर आपका सिलेबस अपलोड किया हुआ है. हमें आज डिस्कस करना है आपका PYQ एंड द ईयर इज 2023. तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन इन डिटेल. तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर भी डायरेक्ट होते हैं. ठीक है, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप. यानी कि आपसे बोला गया है कि अगर आप को क्या करना है, रिडक्शन है, जब रिडक्शन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप विद अ concomitant increase in the frequency of homozygous genotype. ठीक है, तो यानी कि ऑब्वियसली जो सेम टाइप ऑफ स्पीशीज होंगी जिनका जो जीनोटाइप होगा वो सिमिलर होगा, अगर वो नंबर में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन आएगा. तो इसको इस वाले प्रोसेस को आपको बताना है रैंडम मेटिंग के कंटेक्स्ट में. सो रैंडम मेटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है. सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर समझना है कि रैंडम प्रोसेस क्या है. रैंडम प्रोसेस यानी कि रैंडम मेटिंग प्रोसेस के अंदर देयर इज द मेटिंग और ऑर्गेनिजम्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटिंग. ठीक है, विद ईच अदर. रैंडम का मतलब होता है रैंडम ऐसे आपने कोई भी उठा लिया बिना किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस के. तो यहां पर रैंडम मेटिंग के अंदर दूसरी चीज क्या है कि देयर इज नो पर्टिकुलर प्रेफरेंस. यहां पर कोई भी पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस जो होती हैं या प्रेफरेंस जो है वो नहीं दी जाती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जब हम दो ऑर्गेनिजम्स को चूज करते हैं फॉर द मेटिंग प्रोसेस. तो ये कहते हैं कि रैंडम मेटिंग के अंदर जब आपकी होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और रिडक्शन हो जाती है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप के अंदर, तो इस कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि ये किसकी वजह से होता है. पहला ऑप्शन है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा है इंटेंस ब्रीडिंग, तीसरा है रिवर्स म्यूटेशन एंड लास्ट वन इज फाउंडर इफेक्ट. देखिए, जब आप नेट की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो नेट है इट इज नॉट दैट मच इजी जितना हम इसको समझते हैं. पहला पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो भी वही स्टूडेंट्स हैं जो हमारी तरह ही हैं जो CSIR नेट को क्वालिफाई करते हैं. तीसरी चीज, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि वो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इनको क्वालिफाई करते हैं. देखिए, जब भी आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं स्पेसिफिकली फॉर द नेट, आपको उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए आप कहां तक करोगे. तो आपके जो मास्टर्स के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंसेस जिसमें आप कर रहे हो, लाइफ साइंसेस के अंदर तो जिस भी आप फील्ड में कर रहे हैं आपको उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स आप कर रहे हैं वेदर यू आर स्टिल इन द लाइफ साइंसेस, क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी यू आर एलिजिबल फॉर दी CSIR नेट अगर आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं.
तो आपको क्या करना है कि आपको खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जितने आपके मॉड्यूल्स हैं उनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक एक कंसेप्ट को आपको डिटेल में पढ़ने के बाद उसके अंदर कुछ आपके क्या होते हैं, रिसर्चेस भी होती हैं। तो समटाइम्स क्वेश्चंस आपको रिसर्चेस पे भी आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस तो वो रिसर्चेस वही होती है जो आपकी रिसेंट के अंदर आती हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले से फेमिलियर है आप जिनके साथ, या जिनके अंदर कोई चेंजेस आए हैं। तो इसके अंदर कुछ आपको क्या करना है कि आपका जो लाइफ साइंसेस के अंदर जो हमारा बेस होता है वो बहुत ही अलग होता है उस बायो से जो आप यूजुअली पढ़ते हैं। बायोलॉजी है तो ये भी पार्ट यानी मेडिकल स्टूडेंट्स ही करते हैं, बट इसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे हैवंट चेंज, जैसे इम्यूनोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर, और आपका ये इम्यूनोलॉजी एंड वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको क्या करना होता है, डिटेल में करने होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम जिसके अंदर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़ते हैं। सो हम यहाँ पर लाइफ साइंसेस के अंदर कौन सी बायोलॉजी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन डिटेल। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको वहीं से आए हैं, इसलिए जब आप इस वाले सब्जेक्ट को करें तो फिर उसको इतना डिटेल में करें कि जब भी कोई कंसेप्ट पढ़े, क्योंकि देखो genetic drift is different from your intense breeding, obviously it is different from reverse mutation and founder effect। तो फाउंडर इफेक्ट जो है वो आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आपका क्या होता है, या तो बॉटलनेक इफेक्ट होगा या फिर आपका फाउंडर इफेक्ट होगा। अब इंटेंस इनब्रीडिंग मतलब विद इन द स्पीशीज, और रिवर्स म्यूटेशन का बोलते हैं रिवर्शन, यानी कि वो रिवर्स चीजें होती हैं और उसके अंदर मतलब एक एक ऑप्शन को हमको डिटेल में करना है, तभी आप क्या कर पाओगे, तो जब भी आप उसमें आप करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ पाओगे या सर्च कर पाओगे। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एलिमिनेशन मेथड। नेट के एग्जाम के अंदर यू कैन नॉट फॉलो एनी अदर मेथड अदर देन, आपको वो चीज जो है वो क्लियरली आपने कहीं पर मेंशन होकर ना पड़ी हो, अदरवाइज आपको जो यहाँ के ऑप्शंस हैं आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पर वही चीज फॉलो करेंगे एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सबसे पहले इज योर ऑब्वियसली बी, दैट इज द इंटेंस ब्रीडिंग। अब व्हाई नॉट जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिवर्स म्यूटेशन एंड द फाउंडर इफेक्ट। तो इंटेंस इन ब्रीडिंग ही क्योंकि देखो अगर इन ब्रीडिंग होगी विद इन द स्पीशीज तो सेम काइंड ऑफ जीनोटाइप बनेगा। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो जीनोटाइप डिफरेंट होगा जब ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब रैंडम मेटिंग है, ठीक है, तो अब इस चीज को समझो, रैंडम मेटिंग है तो रैंडम आपने कोई दो ऑर्गेनिजम्स उठा लिए तो भी उनके अंदर क्या होना चाहिए, इनब्रीडिंग, आपकी इंटेंस इनब्रीडिंग होगी तो ही वो आपका होमोजाइगस आ पाएगा। अदरवाइज अगर दो डिफरेंट आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे रैंडम मेटिंग में तो उनका जीनोटाइप अगर अलग हुआ तो फिर ऑब्वियसली उनके जो अंदर जो रिजल्ट बनेगा वो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप ही बनेगा। तो मैक्सिमम स्पीशीज के अंदर जो आपकी इंक्लूड करती हैं वो क्या इंक्लूड करती है, ऑल मैमल्स इन ब्रीडिंग इज एसोसिएटेड विद अ रिडक्शन इन हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसीज एंड इंक्रीज इन दी होमोजाइगस फ्रीक्वेंसीज। सो एक मेथड आपका ये है। नेक्स्ट जो हमें देखना है इसके अंदर वो क्या है, अब हम देखते हैं आपके अदर ऑप्शंस। जैसे हमने पता लगा लिया कि इंटेंस का मतलब होता है डेप्थ में, इंटेंस इन ब्रीडिंग जब होगी तो क्या होगा आपका, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज ऑब्वियसली सेम होंगे। तो अगर आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे तो डिफरेंट हेटेरोजाइगस जीनोटाइप ही बनेगा, यानी जीन्स जो होंगे दे वुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाई नॉट द जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों नहीं हो सकता होमोजाइगस के लिए, रीजन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर देयर इज चेंजेस इन द एलील फ्रीक्वेंसी, पहली बात। ठीक है, अब एलील क्या है, ये जीन से भी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपकी फंक्शनल होती है, और वो आपके ऐसे जो इवेंट्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स के अंदर आप क्या करते हो उसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वी यूज देम एलील्स। ठीक है, तो चेंजेस इन दी एलील फ्रीक्वेंसी, एलील आपका स्मॉलेस्ट वो है पार्ट है जीन का, दैट इज कॉल्ड एज एलील। तो ये चांस इवेंट्स की वजह से होता है, सैम्पलिंग एरर, यानी कि सैम्पलिंग एरर किसके अंदर, इन सेलेक्टिंग द एलील्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि अगर मुझे दो ऑर्गेनिजम्स को वो करना है, इनब्रीड करना है, या उनको क्या करना है, हाइब्रिड करना है, या उन दोनों की क्या करवानी है, मेटिंग करवानी है, तो अगर मेरे पास देयर इज अ चांस ऑफ सैम्पलिंग एरर, कि जब मैं सैंपल को चूज कर रही हूँ उस टाइम पीरियड पर मेरे पास एरर आ गया इन सेलेक्टिंग एलील्स। तो जो एलील्स का मुझे जीन्स के अंदर जिन एलील्स को मुझे कंबाइन करना था रिकॉम्बिनेशन के लिए, ताकि मैं एक हाइब्रिड
जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकूं या प्रोड्यूस कर सकूं, तो उस टाइम पीरियड पर अगर सेलेक्ट करते वक्त देयर इज अ सैम्पलिंग एरर, तो नेक्स्ट जनरेशन को करने के लिए तो ड्रिफ्ट हो जाता है। और ज्यादातर जो ड्रिफ्ट होता है ये स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, एंड इट इज अ नॉन इन्फिनिट साइज बट इट हैज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन दी स्मॉल पॉपुलेशन। तो छोटी पॉपुलेशन पे होता है। तो हियर इज अ डायग्राम कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी ए और ए दो तरह की आपकी ये है आपकी ठीक है एलील्स है। अब यहां पर देखोगे चांस इवेंट्स की वजह से 3 बीटल्स लीव ऑफस्प्रिंग्स। तो अब यहां पर देखोगे फ्रीक्वेंसी ए की 0.0 और यहां पर ए इज 1.0। तो आप वहां पर देखो ए एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी कौन सी थी आपकी, दिस वन, दिस इज योर हाइब्रिड, और ये ए सेम है होमोजाइगस, ये होमोजाइगस एंड दिस इज योर हेटेरोजाइगस। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी दैट इज योर फ्रीक्वेंसी जो है ए की आएगी 0.0 और फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉलेस्ट की आएगी 1.0। दिस इज कॉल्ड है। तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जैसे सैम्पलिंग एरर यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस सैंपल्स को लेना, और मैंने क्या किया जब मैंने उनको वो किया हाइब्रिडाइज किया, तो फिर इस तरीके की नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपकी कैसी आ गई, होमोजाइगस तो है, देखो एक जैसी नहीं है लेकिन सैम्पलिंग एरर है, ठीक है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है कुछ एलील्स को लॉस कर देता, देखो यहां पर कुछ एलील्स जो है वो क्या हो गए, लॉस हो गए। सो देयर इज अ लॉस ऑफ एलील्स इन सम काइंड ऑफ, तो लॉस हो जाता है कुछ एलील्स का। कई बार बेनिफिशियरी वाले भी इसमें क्या हो जाते हैं, आपके लॉस हो जाते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड्स टू द लॉस ऑफ एलील्स, जबकि हमको बात करनी है इंक्रीज इन दी होमोजाइगस टाइप ऑफ आपकी जीनोटाइप, एंड इट कैन रिड्यूस टू राइज टू 100%, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी और अदर एलिल्स। तो मेजर इफेक्ट जब आपके पॉल्यूशन जो है वो शार्पली रिड्यूस होती है साइज बाय नेचुरल डिजास्टर, अगर साइज जो है पॉपुलेशन का कम हो जाए, नेचुरल जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, तो हम उसको कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। और जब एक स्मॉल ग्रुप स्प्लिट ऑफ हो जाता है एक मेन पॉपुलेशन से, ताकि वो आगे जाके अलग आपकी कॉलोनी बना सके, तो वी कॉल इट एज फाउंडर इफेक्ट। दिस पिक्चर इज शोइंग यू दी बॉटलनेक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। तो ये बन गया आपका बॉटलनेक, जहां पर ओरिजिनल पोजीशन आपका जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी, बॉटलनेक में मतलब एक एक करके वो निकला, एंड सर्वाइविंग पॉपुलेशन इज वेरी फ्यू। सो दिस इज कॉल्ड एज बॉटलनेक इफेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जो अब देख लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर कि हमने दो तरीके के पढ़े, बॉटलनेक एंड फाउंडर इफेक्ट। तो अब देख लेते हैं कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। फाउंडर इफेक्ट जो है वो अनदर एक्सट्रीम एग्जांपल है आपका ड्रिफ्ट का, जिसके अंदर क्या होता है आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इट बेसिकली स्प्लिट्स ऑफ, वो अलग हो जाते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, यहाँ पर सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे फ्रॉम द मेन स्पीशीज, ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन से एक कॉलोनी बनाने के लिए। तो जो नई कॉलोनी बनेगी वो जो ओरिजिनल आपके पॉपुलेशन से है या फाउंडिंग इंडिविजुअल से है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती फुल जेनेटिक डाइवर्सिटी को ओरिजिनल पॉपुलेशन के। ऑब्वियसली अगर ये बताओ क्या ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या ये कर सकता है, नो तो बहुत फ्यू क्वांटिटी में जो है फुल जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और एलील्स जो होते हैं फाउंडिंग पॉपुलेशन के, वो आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे दिखेंगे देन दी ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो जी एलील्स भी अलग हो गए, ठीक है। अब आप फुल जेनेटिक डाइवर्सिटी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एलील्स जो है वो मिसिंग भी हो सकते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि ये इसका क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। और ये सिमिलर होता है आपका बॉटलनेक से, बट फर्क क्या है कि इट अकर्स बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म। फाउंडर और बॉटलनेक में फ्यू ऑर्गेनिजम्स ही आगे जा पा रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि कॉलोनाइजेशन रादर देन दी कैटास्ट्रॉफ। तो मैकेनिज्म जो है दोनों की अलग है, और आप इनकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कहां पर, जब आप जेनेटिक ड्रिफ्ट को इन डिटेल करेंगे, ठीक है। सो ये डिटेल नहीं है, बट देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन जहां पर आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज इनब्रीडिंग, जिसकी हमने बात की, दैट वाज द करेक्ट आंसर। ये प्रेफरेंशियल ब्रीडिंग है क्लोज रिलेटिव्स की, और ये आपके हो सकते हैं सिबलिंग्स, पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। और इनब्रीडिंग इज क्यूमुलेटिव है, और ओवर सक्सेसिव जनरेशंस ये इंक्रीज कर सकती है होमोजाइगोसिटी एंड रिड्यूस दी हेटेरोजाइगोसिटी। तो अगर आप सेम उसके अंदर कर ले तो इनब्रीडिंग इज दी करेक्ट वन। रिवर्स म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज नोन एज रिवर्जन, ठीक है, रिवर्जन है ये, और ये जेनेटिक चेंज है जो रिवर्स करता है किसके इफेक्ट्स को, अर्लियर म्यूटेशन को। मतलब कि पहले म्यूटेशन होगी और फिर वापस क्या होगा, जीन की ओरिजिनल अपीयरेंस पे आ जाएगा और उसके फंक्शन पे आ जाएगा।
तो ये यूज कब की जाती है? जेनेटिक स्टडीज के अंदर, ताकि क्या समझ सके आप, एक पर्टिकुलर म्यूटेंट जीन का या किसी भी जीन, नॉट म्यूटेंट, तो एक सर्टन जीन का अगर मुझे फंक्शन एक्सप्रेस करना है तो मुझे रिवर्स म्यूटेशन करनी पड़ेगी, ताकि मुझे समझ आ जाए कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो मेरी जेनेटिक स्टडीज के अंदर कितना मायने रखता है, और कंडीशन भी गिवन होनी चाहिए कि किस कंडीशन में, एक स्मार्टनेस के कंडीशन में कौन से पर्टिकुलर जीन का फंक्शन है कि एक पर्सन जो है ही और शी इज वेरी स्मार्ट, तो उस स्मार्टनेस ऑफ द पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को अगर मुझे रीड करना है, उसके जेनेटिक्स को रीड करना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर जीन ढूंढनी पड़ेगी कि एक पर्टिकुलर जीन जो है XYZ जीन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मार्टनेस ऑफ द पर्सन। तो अब वो मैं कहां से निकालूंगी? काइंड ऑफ रिवर्स म्यूटेशन, जहां पर मैं ये देखना चाहूंगी कि एक जीन जो है वो एक प्रॉपर गिवन कंडीशन के अंदर किस तरीके से काम करता है, तो उसके रोल को स्पेसिफाई करने के लिए, या कौन कौन सा जीन जो है, अगर दूसरा एग्जांपल देखूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स काम करते हैं, या जीन्स जो होते हैं दे आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA, जैसे कि आप सबको पता होगा, तो वो जीन जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है या उसका पर्टिकुलर रोल क्या है, उस चीज को समझने के लिए आई विल डू द रिवर्स म्यूटेशन। तो ये बेसिकली क्या करता है? रिस्टोर करता है एबिलिटी ऑफ द जीन टू प्रोड्यूस द फंक्शनल प्रोटीन। ऑब्वियसली मुझे इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोटीन जो है वो इसके अंदर फंक्शनल है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइटोहॉर्मोन ABA इज करेक्ट? अब आपका ABA इज योर एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब हमें देखना है कि फाइटोहॉर्मोन ABA के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर ABA का लेवल बढ़ा दिया, ABA स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है ना, ठीक है, तो अगर आपने इसके लेवल को बढ़ा दिया तो ये प्रमोट करेगा विविपैरी। डन। अब दूसरा, ABA जो है आपका डी ग्लूकोसाइल एस्टर, वो एक एक्टिव फॉर्म है ABA की। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको ABA से जनरल स्टेटमेंट्स हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ ABA, अगर हमने ABA को इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है, तो ये इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन टू द फेजिक एसिड, ठीक है। और लास्ट वन इज योर ABA बायोसिंथेसिस जो होती है वो एंटायरली प्लास्टिड्स के अंदर होती है। 4 स्टेटमेंट्स है, इसमें से एक बतानी थी, एंड द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज इनएक्टिवेशन ऑफ ABA इन्वॉल्व्स इट्स, इनएक्टिवेट कैसे होगा ABA? क्या करना पड़ेगा इनएक्टिवेशन के लिए? इन्वॉल्व्स इट्स ऑक्सीडेशन फेज टू दी फेजिक एसिड, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और एसिड के अंदर। तो विविपैरी जो है वो क्या है आपका? इसमें जर्मिनेशन होती है आपकी राइप सीड्स की इनसाइड द फ्रूट, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विविपैरी। तो दो चीजें आपके पास, प्रिकॉशियस और प्रिकोक्सियस जर्मिनेशन या फिर विविपैरी, दोनों ही पॉसिबल टर्म्स है आपकी एम्ब्रियो लैकिंग इन आर पॉसिबल। उस किसमें? वो आपका एम्ब्रियो जिसके अंदर ABA कम होगा या फिर लैकिंग होगा। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ABA नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दो पॉसिबल चीजें हुई होंगी, या फिर प्रिकॉशियस जर्मिनेशन या दूसरा विविपैरी। तो दोनों देख लेते क्या है। जर्मिनेशन ऑफ द राइप सीड्स है ना इनसाइड द फ्रूट ऑन द मैटरनल मदर साइड पर बिफोर दे गेट डिसअपियर्ड इज नोन एज विविपैरी। तो इससे पहले कि वो डिसअपियर हो, उससे पहले ही जर्मिनेशन राइप सीड जो होती है वो मैटरनल साइड पे, उसको कहते हैं विविपैरी। मैनग्रूव्स के अंदर क्या होता है? सीड जो होता है वो जर्मिनेट करता है जबकि वो कनेक्टेड रहता है मदर के साथ, और सीडलिंग जो होती है वो शेड हो जाती है, एंड इट बेसिकली स्टक इनटू द मड, ठीक है जी, नीचे जाके वो चिपक जाएगा एंड कंटिन्यू टू ग्रो। सो ये रेयर अकरेंस है अमंग दी एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेसिकली होता है। अब आता है प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। प्रिकॉशियस जर्मिनेशन जो है या प्रिकोकियस जो जर्मिनेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ, अब ये क्या बताएगा? अकरेंस ऑफ सीडलिंग प्रोडक्शन, सीडलिंग की प्रोडक्शन बिफोर नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। तो जब तक एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है उससे पहले ही क्या हो जाएगा आपका? अकरेंस ऑफ सीडलिंग प्रोडक्शन। तो ये जो है ये क्या रिजल्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से होती है? लो या फिर इनएक्टिवेटेड ABA लेवल्स। तो ABA एब्सिसिक एसिड अगर वहां पर लैक होगा तो ये दोनों चीजें होंगी वहां पर, ठीक है, बिफोर हर जो चीज है वो पहले ही हो जाएगी, तो जिसकी वजह से है आपकी क्या अकरेंस होगी? विविपैरिक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली दी C, दैट इज इनएक्टिवेशन। तो ये करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंडक्शन ऑफ डिफेंसिव, इसमें से कौन सा जो है इंडक्शन ऑफ डिफेंसिव पीडीएफ 1.2 इन अरेबिडोस। तो डिफेंसिव पीडीएफ 1.2 इज अ जीन बेसिकली, ठीक है, ये आपका जीन है। और अरेबिडोप्सिस जो है इट्स काइंड ऑफ फंगल पैथोजन के लिए जो है आपका इन्वॉल्व होता है। तो वहां पर आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंडक्शन। तो डिफेंसिव का मतलब होता है डिफेंसिव जीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डी, इथाइलिन। अब देख लेते हैं कि हाउ इट इज। देखो, जो आपका पहले जो हमने यहां पर देखा था, दिस इज योर डाइक्लोरो आइसोनिकोटिनिक एसिड यानी कि आईएनए, इसके बारे में ये जो है ये मेंबर है आपका पायरिडीन्स का, और ये आइसोनिकोटिनिक एसिड जो है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। सो इसका रोल जो है वो आपका इंडक्शन इन उसके डिफेंसिव में नहीं है, बट इसका किसका फंक्शन है, इनहिबिटर का, ठीक है जी। इसके बाद प्लांट डिफेंसिन पीडीएफ 1.2 जो है, पहले ये माना जाता था कि वो एक्यूमुलेट करते हैं सिस्टमेटिकली सैलिसाइक्लिक एसिड इंडिपेंडेंट पाथवे, सैलिसाइक्लिक इंडिपेंडेंट पाथवे, ठीक है, एंड इन द लीव्स ऑफ अरेबिडोप्सिस। प्लांट है ना अरेबिडोप्सिस, पता है ना, अरेबिडोप्सिस जो है वो एक प्लांट है जिसको बाद में क्या होता है, अगर उसके ऊपर फंगल पैथोजन आ जाए तो उसके लिए क्या होगा, अगर फंगल पैथोजन ने इस अरेबिडोप्सिस प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया, तो फंगल पैथोजन ने अटैक कर दिया तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट एक्टिवेट होगा, और उसके अंदर जो जीन है दैट इज डिफेंसिन पीडीएफ 1.2 ये एक्टिवेट होगा। तो एग्जिस्टेंस जो है सेलिसाइक्लिक इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे, ये क्या इन्वॉल्व करता है, जैस्मोनेट्स एज रेगुलेटर्स या फिर इथाइलिन एज रेगुलेटर्स, जैस्मोनेट्स एंड इथाइलिन, ठीक है। तो ये ट्रिगर्ड बाय दी पैथोजन जो कि चैलेंज बट नॉट बाय दी वुंडिंग, तो वुंडिंग से वो नहीं होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अरेबिडोप्सिस के अंदर क्या होता है, एक प्लांट डिफेंसिव जीन है जिसको हम कहते हैं पीडीएफ 1.2। ये एक्टिवेट कौन करता है, पैथोजन। तो जैसे ही फंगल पैथोजन अरेबिडोप्सिस प्लांट के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, वहां पर आपका एक जीन डिफेंसिव जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, इथाइलिन और जैस्मोनेट के लिए, और ये बिलोंग करता है आपका पीडीएफ यानी प्लांट डिफेंस फैमिली से। तो दिस इज प्लांट डिफेंस फैमिली जिसको आपको डिटेल में करना पड़ता है व्हेन यू टॉक अबाउट दी CSIR नेट। ओके, इथाइलिन बेसिकली क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन, इट्स अ गैसियस हार्मोन है जो रेगुलेट करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी करता है, ठीक है। तो ये आपके प्लांट्स के लिए सिग्नल भी हो सकता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म को जो है वो एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर क्या आ गया है, पैथोजन आ गया है। तो जो इथाइलिन है जो यानी कि जो इथाइलिन रिस्पॉन्स करता है किसके लिए, आपके म्यूटेंट जीन्स के लिए, दैट इज म्यूटेंट EIN221, एंड द जैस्मोनेट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है म्यूटेंट COI11। ये ब्लॉक करते हैं एक्टिवेशन ऑफ पीडीएफ 1.2। तो प्लांट डिफेंसेस जो है वो फर्स्ट कहां से आइसोलेट किए गए थे, फ्रॉम व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स, एंड दे वर ओरिजिनली कॉल्ड द थायोनीन्स, क्योंकि उनका साइज और सिस्टीन कंटेंट की वजह से वी कॉल्ड देम एज द थायोनीन्स। तो ये जनरल से इंफॉर्मेशन है, ये आपको वैसे भी मिल जाती है। तो इथाइलिन का रिस्पॉन्स आप और डिटेल में भी कर सकते हैं जब आप इसके रिस्पॉन्सेज को पढ़ते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का आपको जो भी फंक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन का जब आप पढ़ेंगे, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके 5 है ना, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA एंड योर इथाइलिन। तो जिसका जो फंक्शन है उसका मैकेनिज्म प्लस उसके अंदर कौन से जीन इन्वॉल्व है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां पर आपको ये चीजें भी पढ़नी पड़ेगी एंड दे आर दी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है जी, 1 ग्राम है किसका, पॉलीसेकेराइड का, ये बना होता है 1000 ग्लूकोज यूनिट से। उसका सेम इफेक्ट है ऑन द ऑस्मोलैरिटी एज दैट ऑफ 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड, यानी कि 1000 ग्लूकोज यूनिट्स का सेम इफेक्ट है किसके इक्वल, 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज या 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, 100, 500 या 1000। तो आपका यहां पर क्या आंसर बनेगा, दैट इज योर ए, 1 मिलीग्राम ग्लूकोज। कैसे, 1 ग्राम पॉलीसेकेराइड जो है वो 1000 ग्लूकोज यूनिट से बना है ऑब्वियसली, ठीक है जी, यानी 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है 1 ग्राम। अब 1 मिलीग्राम, ठीक है, 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन करता है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप 1 मिलीग्राम,
तो दिस हिसाब से आपका क्या है, इन दोनों के सॉल्यूशंस का सेम नंबर सॉल्यूट पार्टिकल्स है एंड दे हैव द सेम ऑस्मोलैरिटी। तो ये हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स में पता है आपको क्या आता है, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो एक ग्राम अगर ये होगा तो इसका मतलब है इनके पास 1000 है। तो आपका सेम इफेक्ट होगा ऑन दैट ऑस्मोलैरिटी ऑफ दैट, इसका सेम इफेक्ट जो है 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following options best represents the sequence of events leading to the phenomenon of introgression। तो बेस्ट रिप्रेजेंट करना है कि किसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोग्रेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शंस है ओनली बैक क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बैक क्रॉसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन रिपीटेड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेबलाइजेशन बैक क्रॉसिंग या म्यूटेशन। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन बैक क्रॉसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। तो जो इंट्रोग्रेशन है वो ट्रांसफर है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन स्पीशीज ऑफ पॉपुलेशन इनटू द अनदर वन। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक फ्रॉम वन स्पीशीज या पॉपुलेशन इनटू द अनदर थ्रू रिपीटेड बैक क्रॉसिंग। बार बार आप क्या करते हो, उसको बैक क्रॉस करते हो। जैसे मान लीजिए ए और बी है, इनसे सी बना, अब सी को या तो ए के साथ या बी के साथ आप क्या करोगे, रिपीटेडली हाइब्रिडाइज करो। तो बैक क्रॉसिंग भी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और बाद में उसको स्टेबलाइज करेंगे जीन्स को फ्रॉम द अदर स्पीशीज इनटू द जीन पूल ऑफ दैट पेरेंटल स्पीशीज। बाद में उसको स्टेबलाइज भी किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, क्योंकि स्टेबलाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। रिपीटेड हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, रिपीटेड आपकी बैक क्रॉसिंग है। और म्यूटेशन आ गया तो फिर उसका तो फिनोटाइप और जीनोटाइप बदल जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इन अ लैक ओपेरॉन, अब देखिए यहां पर एक लैक ओपेरॉन के अंदर एक नॉनसेंस म्यूटेशन इन द जीन। नॉनसेंस का मतलब क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब कि नॉन कोडिंग है, लैक ओपेरॉन है। ये आपका क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। In the gene encoding beta galactosidase was found to interfere with the expression of downstream permease, downstreaming process permease, और दूसरा है आपका ट्रांस एसिटाइलेज या एसिटाइलेज जीन्स के साथ। इसमें से कौन सा जो है वो इस ऑब्जर्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, पोलर इफेक्ट, ट्रांस बाइंडिंग और फॉर्मेशन। बाइंडिंग ऑफ दी किसके साथ, रिलीज फैक्टर का नॉनसेंस कोडोन के साथ प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन of the downstream cistron. Is it correct? Is it prevent or it promotes? Last question, last option is your formation of a stem loop structure in the upstream cistron prevents the translation of downstream cistrons. तो cistron क्या है आपका, एक डीएनए फ्रेगमेंट जिसके अंदर क्या होता है आपका पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, वो दैट इज कॉल्ड cistron, ठीक है जी। तो आपका जो डाउनस्ट्रीमिंग जो डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है वो आपके किससे रिलेटेड है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोलर इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन, ठीक है। तो आपका जो अगर नॉनसेंस लैक ओपेरॉन के अंदर एक नॉनसेंस म्यूटेशन आ जाती है जीन के अंदर, ठीक है जी। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपका जो नॉनसेंस कोडोन है वो आपका क्या हो गया, अटैच हो गया। तो देखो क्या होता है, मान लीजिए ये है UCA है, ये किसी अमाइनो एसिड कोडोन के लिए किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये C जो है इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय A, तो ये बन गया UAA। तो ये क्या है बेसिकली आपका स्टॉप कोडोन। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर नॉनसेंस म्यूटेशन, जहां पर आपका एक नॉर्मल अमाइनो एसिड की एक पेयर के रिप्लेस होने से या एक प्लेस पर आपका चेंज होने से क्या हो गया, वो इट बिकम्स दी स्टॉप कोडोन। तो अगर ये आपके वहां पर लैक ऑपेरॉन से अटैच हो जाए तो कौन सा आपको ये बेस्ट अप्रोप्रिएट, अप्रोक्सीमेटली आप किसको बताएंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा अच्छे से इस वाले मेथड को एक्सप्लेन कर सकती है। वैसे तो सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो अपनी जगह पे एक्सप्लेन्ड है, बट द करेक्ट आंसर इज अ पोलर इफेक्ट। तो जो म्यूटेशन जो अफेक्ट करती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को एट द पार्ट ऑफ अ ऑपेरॉन, किसी भी पार्ट पे डाउनस्ट्रीम ऑफ द म्यूटेंट साइड, उसको हम पोलर म्यूटेशन करते हैं। सो दिस इज जस्टिफाइड, क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर अगर कोई ऑपेरॉन है या फिर कोई रेगुलेटरी आपका प्रोडक्ट है जहां पर आपका वो रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन की जो रेगुलेशंस हो रही हैं और उसको म्यूटेशन जो है वो पॉइंट आउट करती है, तो दिस इज कॉल्ड एज पोलर म्यूटेशन। तो वैसे तो करेक्ट वन था, फिर भी अगर हम जीन एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं तो अगर जीन एक्सप्रेशन बिटवीन स्पीशीज, दो अगर स्पीशीज के बीच में हो तो वो सिस और
ट्रांस इफेक्ट्स के में होता है, तब आता है आपका सिस और ट्रांस इफेक्ट, तो ट्रांसपोलर इफेक्ट जो आपका आता है। जबकि सिस इफेक्ट्स जो है दे आर कॉज्ड बाय जेनेटिक वेरिएंट्स जो कि सेम डीएनए मॉलिक्यूल पे लोकेटेड होते हैं एज द टारगेट जीन, और ट्रांस इफेक्ट्स जो होते हैं ये जेनेटिक वेरिएंट्स की वजह से होते हैं दैट अफेक्ट द डिफ्यूजेबल एलिमेंट्स। तो सिस इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट जो है वो अलग अलग चीजें हैं, ये भी जीन एक्सप्रेशन के अंदर आती है बट बिटवीन दी स्पीशीज। यहां पर जब हम बोलते हैं कि डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, तो उसको हमेशा जो अफेक्ट करता है दैट इज योर पोलर म्यूटेशन। तो ये इट वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से आया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements related to photosynthesis is not correct? अब फोटोसिंथेसिस से जो है आपको रिलेटेड बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन जो है वो या कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो लाइट रिएक्शन होती है करेक्ट नहीं है, सॉरी। सो यहाँ पर आपको देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट पे ज्यादा फोकस करना है आपको, तो इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। एटीपी और एनएडीपी जो है जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी कहाँ होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। ल्यूमेन जो होता है थैलाकॉइड्स का, इट इज एनक्लोज्ड इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। और एनएडीपीएच जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है कार्बन रिएक्शंस के टाइम पीरियड पर, और एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हमको यही से क्लियर हो जाएगा कि आपको फोटोसिस्टम, जब आप फोटोसिंथेसिस के जनरल इंफॉर्मेशन करोगे तो आपको ये चीजें वहीं से क्लियर हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज NADPH जो है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कार्बन रिएक्शंस बाय द एंजाइम्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो ये बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, नॉट द कार्बन रिएक्शंस बट बाय द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, स्पेसिफिकली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, नॉट इनटू द स्ट्रोमा। सो इसलिए ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following synaptical vesicle, ठीक है जी, जो कि as observed under the transmission of electron microscope contains the catecholamines, तो वो आपके कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर से कि आपसे सिनैप्टिकल वेसिकल्स का शेप पूछा गया है, वेदर दे आर स्मॉल राउंड शेप्ड क्लियर, स्मॉल राउंड शेप्ड डेंस, लार्ज डेंस या स्मॉल फ्लैटेंड एंड क्लियर। तो ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है जो कि आपको सिनैप्टिकल वेसिकल्स से पूछा गया है, एंड द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मॉल राउंड शेप्ड एंड डेंस कोर होता है उनका, ठीक है जी। सो आपके जो केटकोलामाइन्स हैं दे आर स्टोर्ड इनटू द स्मॉल राउंड वेसिकल्स विद अ डेंस कोर, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके केटकोलामाइन्स है ये सिनैप्टिकल वेसिकल्स के इनके अंदर होते हैं, इनको सिनैप्टिकल वेसिकल्स कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं, प्री सिनैप्टिक टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन, सो दे आर रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम। अब जब भी एक एक्शन पोटेंशियल रीच करता है प्री सिनैप्टिकल टर्मिनल पे, तो ये क्या कर देता है, क्या रिलीज होता है, केटकोलामाइन रिलीज होता है फ्रॉम दी सिनैप्टिकल वेसिकल इनटू द सिनैप्टिकल क्लेफ्ट। तो ये सिनैप्टिकल क्लेफ्ट के अंदर आपका रिलीज होता है, सो इट्स अ मैकेनिज्म, ठीक है जी। और ये मैकेनिज्म जो है, जो सिनैप्टिकल क्लेफ्ट होता है, इट इज बेसिकली जो है आपका कहां पर भी, और भी कहां पढ़ते हो आप इसको, सिनैप्टिकल क्लेफ्ट को सिनैप्सिस के अंदर, है ना। सिनैप्टिकल क्लेफ्ट जो सिनैप्सिस इन द सेंस की नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ये कहीं पर भी हो, कोई भी पार्ट हो आपका जहां पर रेगुलेशन आ जाती है बाय द नर्वस सिस्टम, वहां पर आपके क्लेफ्ट्स की जो है आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर क्लेफ्ट का काम ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं कि एक बैक्टीरिया का कल्चर था, इट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल, अ बैक्टीरियल कल्चर इनिशिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल। एक और चीज इसको पढ़ने से पहले, जो इतने बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उनका आंसर्स बड़े इजीली निकल जाते हैं, एंड दे आर वेरी मच इजी, ठीक है। तो इतना घबराना नहीं है इसको देखकर। सिंगल बैक्टीरियल सेल विद अ डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सिस्टम इज, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बैक्टीरियल सेल को कल्चर किया गया जिसको इनिशिएट किया गया एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से, जिसके अंदर डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सिस्टम था, उसको इनोक्यूलेट किया गया इनटू सेवरल इंडिविजुअल टेस्ट ट्यूब, अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उनको ग्रो करने के लिए अलाउ कर देंगे इन अ पैरेलल, एक साथ। वाइल्ड टाइप सेल्स जो थे दे आर इनोक्यूलेटेड, वाइल्ड टाइप सेल्स को इनोक्यूलेट किया गया सिमिलर मैनर में एंड ग्रोन साइमल्टेनियसली, फिर वाइल्ड टाइप को ग्रो किया गया। आफ्टर सेवरल जनरेशंस इंडिविजुअल कल्चर्स आर टेस्टेड
फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो एक वाइल्ड था और एक तरफ बैक्टीरिया था जिसको इनोक्यूलेट किया गया विद अ सेल और विद अ डीएनए, विद अ सेल जिसके अंदर डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सिस्टम है। दो तरीके का, और एक वाइल्ड था जिसके अंदर से हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोस्ट लाइकली आउटकम। तो आपको क्या लगता है कि किसके अंदर, एक तरफ वाइल्ड है और एक तरफ क्या है, बैक्टीरियल कल्चर को इनोक्यूलेट किया गया है। मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विल इमर्ज फ्रॉम द डीएनए रिपेयर से, या वाइल्ड टाइप से सेंसिटिव हो जाएगा। वाइल्ड टाइप ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाएगी डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट से, या डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा एंटीबायोटिक सेल्स, पर वाइल्ड लाइफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे कुछ ही। ठीक है, और लास्ट वन इज डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स वुड बी डेड एंड देयरफॉर विल नॉट प्रोड्यूस एनी रेजिस्टेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेल। तो आपको ये पूछा गया है कि एक तो वाइल्ड टाइप सेल्स ग्रो किए गए जिनके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की गई, तो आपके हिसाब से कौन जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंट होगा? आंसर इज सी, जो आपका डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स में प्रोड्यूस मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल्स, बट वाइल्ड टाइप सेल्स विल आल्सो प्रोड्यूस सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पॉपुलेशन। दोनों ही शो करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि एक नहीं करेगा, दोनों ही शो करेंगे। नो विल बी सेंसिटिव, क्योंकि वो ज्यादा ससेप्टेबल होंगे किसके लिए, टू दी डीएनए डैमेज। तो डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट सेल्स जो है दे आर मोर लाइकली टू डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि दे आर मोर ससेप्टेबल टू दी डीएनए डैमेज, है ना, ज्यादा। तो जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होता है, म्यूटेशन को लीड करता है वो ऑब्वियसली, एंड विच इट कैन लीड टू दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और हो सकता है उसका डीएनए म्यूटेशन के बाद उनका डीएनए जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए। वाइल्ड टाइप सेल्स के अंदर इनके पास ज्यादा रॉबस्ट डीएनए रिपेयर सिस्टम है जो इनको लेस ससेप्टेबल बनाता है डीएनए डैमेज के लिए, और इस हिसाब से फिर दे विल लाइकली टू डेवलप दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कहने का मतलब सिंपल है, अगर आपने किसी एक स्पीशीज के अंदर चेंजेस ले आए तो ऑब्वियसली अगर डीएनए डेफिशिएंट है तो उसका डीएनए म्यूटेट हो सकता है, और अगर सडन चेंज आ गया उसके अंदर तो हो सकता है वो ज्यादा म्यूटेंट हो जाए। और जो वाइल्ड टाइप है उसके अंदर जो बेसिक सी उसकी कैपेसिटी है किसी भी चीज को रेजिस्ट करने की वो उतनी ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करेगा और इट विल बी सेंसिटिव। तो दोनों ही स्पीशीज जो है वो आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगी, लेकिन जो आपका डेफिशिएंट वाला है वो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है जी, सो इट्स योर लास्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हनी बी स्पीशीज इज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कौन सी हनी बी की स्पीशीज जो है वो नेटिव है टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहां पर आपको दी गई है कुछ आपकी हनी बी की स्पीशीज, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको जनरल कैरेक्टर्स और फीचर्स में से भी आती है, एंड मोर लाइकली टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। ये टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज से है, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एपिस डॉर्सेटा। So this is your, and this is the last question of the session. ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें जो है वो समझ आई होंगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ जनरल डिस्कशन। जिस क्वेश्चन पे हमें लगता है कि डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी के क्वेश्चन जो है वी विल सॉल्व देम इनटू द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको कुछ चीजें समझ आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो CSIR नेट है इसके अंदर जो लाइफ साइंसेज जब आप करते हैं इनका जो अप्रोच और इनकी स्ट्रैटेजी, इनका करने का तरीका इट इज वेरी डिफरेंट। सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इसके लिए स्ट्रैटेजी भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। तो जो आप नॉर्मल बायोलॉजी के लिए लेते हैं दैट इज मोर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल सॉल्व इनटू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।